है के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी हम हमारा हक मांगते की। साल 2022 के चुनाव बेहद नजदीक हैं और विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी धामी सरकार लगातार घोषणाओं के अंबार लगाती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश भर में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और कई लोकलुभावन घोषणाएं लेकर जनता के बीच उतर रहे हैं। और इसी बीच प्रदेश भर में कई हड़ताल कर्मचारी सड़क पर बैठे हैं। कोरोना काल में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले कोरोना योद्धा कहे जाने वाले पुलिस जवानों ने हमेशा अपनी और परिवार की परवाह किए बिना समाज की रक्षा की, लेकिन लंबे वक्त से इनके परिजन 4600 ग्रेड पे को लेकर मांग कर रहे हैं। दिसंबर की कड़कती ठंड में पुलिस के परिवार, जिनमें खासकर उनके घर की महिलाएं अपने परिवार को छोड़कर पिछले 2 दिनों से गांधी पार्क पर धरने पर बैठी हैं और शासनादेश जारी करने की मांग कर रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर पीआरटी जवान भी लगातार प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, जबकि कैबिनेट में उनके लिए मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की थी। मुख्यमंत्री धामी की घोषणाओं को लेकर विपक्ष भी मुख्यमंत्री धामी को घोषणाओं का वीर नाम दे चुका है और विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी की सिर्फ घोषणाएं जुमला हैं जो धरातल पर नहीं उतरती। तो वहीं सड़क पर उतरे जवान और उनके परिवार भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। विपक्ष को चुनावी साल में यह गरमाया मुद्दा मिल गया है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। सूबे के मुखिया चुनाव से पहले ताबड़तोड़ घोषणाएं करते नजर आ रहे, लेकिन इसी बीच उत्तराखंड के पीआरटी जवान और पुलिस जवानों के परिवार सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर उतर रहे हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से चल रही 4600 ग्रेड पे की मांग की सरगर्मियों ने फिर एक बार तूल पकड़ लिया है। पुलिस परिवार की महिलाएं 4600 ग्रेड पे देने की मांग को लेकर धरने पर बैठी हैं। तो वहीं दूसरी ओर पीआरटी जवान भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री धामी के आरटीआई वाले मामले पर मुद्दा उठा रहा है कि सीएम धामी ने अब तक 10-90 घोषणाएं कर दी, लेकिन 163 के ही शासनादेश जारी किए हैं। वहीं कांग्रेस भी सरकार पर लगातार हमला कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आचार संहिता लगने के पहले मुख्यमंत्री जी अपने बातों पर खरा उतरे। मुख्यमंत्री जी करेंगे क्या? मुख्यमंत्री जी का ध्यान तो सिर्फ खनन पर है कि और बचे हुए दिनों में कैसे खनन करके इस प्रदेश में और बड़े गड्ढे किए जाएं, जिनका जिक्र शाह जी ने किया था कि गड्ढे भरने के लिए 5 साल पूरे नहीं होते हैं, लेकिन ये सरकार ने गड्ढे नहीं बल्कि खाई कर दिए हैं। तो मुख्यमंत्री जी के पास समय हो तब तो। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने अपने इस कार्यकाल में जितनी घोषणाएं करके उन्हें धरातल पर उतारा है, जितने लोगों के काम किए हैं और जितने कार्यादेश हुए हैं, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और मुझे लगता है इसीलिए प्रदेश का हर वर्ग माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति आशान्वित है कि उनके द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। और अब तक का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हमें भी पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से जो भी और मामले अभी पेंडिंग रह गए हैं उनका भी समाधान आने वाले समय में हो जाएगा। प्रतीक्षा कीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस कर्मियों के लिए घोषणा की थी और वहीं कैबिनेट में पीआरटी जवानों के लिए भी एक अहम घोषणा करते हुए पीआरटी जवानों को आश्वासन दिया था, लेकिन घोषणाएं तो भी उस पर शासन निर्देश जारी नहीं हुआ, जिसके बाद एक बार फिर इन्हें अपने आंदोलन में तेजी लानी पड़ी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने 2 चीजों पे ही घोषणा की थी, लेकिन उसका जीव जारी नहीं हुआ, इसीलिए हमारा धरना प्रदर्शन है। और मांगे तो हमारी 3-4 थी, लेकिन उसमें से माननीय धामी जी ने 2 चीजों पे अमल किया था। 300 दिन पे 365 दिन में से 65 दिन तो नहीं दे पाया, तो 300 दिन किया था उन्होंने। फिर 2 लाख रुपए और रखे थे कि 2 लाख रुपए यदि अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसके लिए जो एक प्रोत्साहन के हिसाब से 2 लाख रुपए उसको दिया जाएगा। तो कहाँ उसका अभी तक कोई जियो नहीं है। हमें तो 1 महीना हो गया है, जियो हमें अभी तक मिला नहीं है। प्रदेश के मुखिया ने घोषणाएं तो कर दी हैं, लेकिन इन्हें इंतजार है फरमान जारी होने का। अब देखना यह होगा कि चुनाव से पहले फरमान जारी होता है या इनका आंदोलन जारी रहता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हीना आजमी की रिपोर्ट।
और आज देवभूमि के दंगल में हम इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। हम हमारा हक मांगते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ में है सीमा डोरा, भाजपा की प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ हिमांशु बहुगुणा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। विशाल चौधरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विजय बुडाई केंद्रीय प्रवक्ता हैं, यूपीडी की ओर से आज हमारे साथ है, और किशन रावत अध्यक्ष पीआरडी संगठन के हमारे साथ में है। और सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले सवाल करेंगे सीमा डोरा जी से, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और उससे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सीएम की घोषणा, लेकिन विपक्ष का विरोध राग जो है वो चालू हो गया। और सीमा डोरा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सबसे पहले सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। लेकिन एक सवाल के साथ मैं आपका आज यहाँ पर स्वागत कर रही हूँ। आपकी पार्टी घोषणाएं कर रही है, चुनावी साल में बहुत कुछ जनता को दिया जा रहा है। उत्तराखंड के विकास की बात सभी प्रवक्ता करते हैं, और कई और बेरोजगारी मिटाने की बात, महंगाई मिटाने की बात। लेकिन यहाँ पर भी जो इनके जवान हैं प्रांतीय आरक्षक दल के, ये क्यों परेशान है? क्यों आखिर अब तक इनका जो वेतन है वो बढ़ाया नहीं जा रहा? 3 महीने से इनका वेतन रुका हुआ, कैसे ये अपना घर चलाएंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा रहे कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जा सके, और हमारा निरंतर प्रयास भी है। उसी के तहत इतनी घोषणाएं करी, और घोषणाएं खाली हवा में नहीं करी, क्योंकि वित्त भी हमारे मुख्यमंत्री जी के पास है, तो बाकायदा उसकी पूरी पृष्ठभूमि बना के ही उन्होंने ये सारी घोषणाएं की हैं। लेकिन देखिए, जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हो जाती है ना, तो धीरे धीरे ही सॉल्व होती हैं। अब उन्होंने काफी कुछ तो कर दिया, कुछ जियो जारी होने बाकी है, इनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। और इतना जब कुछ हो गया है तो यहाँ तक भी पहुंच जाइए, थोड़ा सब्र कर लीजिए। कहते हैं कि जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो ईश्वर भी मिला देता है, तो ये भी हो जाएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सीमा जी। लेकिन 350 रुपए महज मिलते हैं। अगर हम मजदूर की दिहाड़ी की भी बात करते हैं तो 500 रुपए हो चुकी है। 375 रुपए में ये वो जवान है जो आपको जब जरूरत पड़ती है, जब कहीं भी सरकार चाहती है, वहां पर इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। कोरोना काल में जब कोई भी घर से निकलने को तैयार नहीं था, उस दौर में ये बाहर आकर काम कर रहे थे और फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे थे, और सिर्फ 350 रुपए उनको मिलते हैं। वो भी जब काम होता है तब मिलते हैं, और 3 महीने से अभी तक उनका जो मानदेय है वो मिला ही नहीं है। सरकार को नहीं लगता कि घोषणाओं से बढ़कर जमीनी स्तर पर, धरातल पर क्या कुछ पहुंच रहा है, इस पर एक नजर डालनी चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सच है कि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा कोरोना वॉर जीतने में। और अभी कुछ कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है, अभी भी दस्तक दे ही रहा है, तो हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसके लिए यह है कि मैं जैसे कह रही हूँ कि सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी। इतना ज्यादा उत्तराखंड में नुकसान हो चुका था, इतना ज्यादा उत्तराखंड पिछड़ा हुआ था, तो उन सब चीजों को, और कोरोना में पूरा 1.5 साल खराब हो गया, तो फिर ये सब चीजें देखते हुए थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है। ठीक है सीमा जी। हमारे साथ किशन रावत जी बने हुए अध्यक्ष हैं पीआरडी संगठन के। किशन जी, आप बताइए, लगातार धरना हो रहा है, आपको क्या लगता है सरकार आपकी क्यों नहीं सुन रही है? क्यों आपके मानदेय को अभी तक नहीं बढ़ाया जा रहा? 4600 पेटगिरे की बात हो रही है, वो भी नहीं हो रहा है। जी नमस्कार जी, मैं किशन रावत। हमारी विगत 28 तारीख से पीआरडी प्रांतीय आरक्षक दल का जो एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो जी किशन जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रदर्शन चल रहा है पिछले जी 28 तारीख से विधिवत हमारा मतलब धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कि जिसमें हमारी सिर्फ 4 मांगे हैं। हम 4 मांगों को लेकर यहाँ पे सेम हाउस पे पहुंचे थे। हम सेम साहब को भी मिले थे, जिसमें हमारा की 365 दिन का रोजगार, नंबर 1 है कि 365 दिन का रोजगार, और नंबर दूसरी बात है कि युवा कल्याण से पीआरडी को पृथक किया जाए। तीसरा हमारा था कि राज्य कर्मचारी के भांति समस्त पीआरडी जवानों को दर्जा दिया जाए। चौथी जो मांग थी हमारी, ये था सत्यापन, विभाग का या जवानों का एक सत्यापन करवाना, और इनको ऑनलाइन पोर्टल, मतलब एक विभाग का एक ढांचा अलग से तैयार करके, और जितने भी जवान हैं इनका एक अपनी अलग से एक ढांचे को तैयार होना बहुत जरूरी है, जो कि अभी तक मतलब सरकार ने इस बातों पर कहीं संज्ञान नहीं लिया है। सिर्फ 365 दिनों में से 300 दिनों का एक वो किया था सरकार ने। अभी माननीय धामी जी ने घोषणा की थी, लेकिन हम तब से लेकर के आज हमें 1 महीना होने जा रहा है इस धरना स्थल पर।
हम खुले खुले छत के नीचे एकदम बैठे हैं हम लोग, और नाली के ऊपर बैठे हैं, और हमारी कोई सुनवाई इस हिसाब से नहीं हो पा रही है कि ये लोग क्यों बैठे हैं। हम 3-4 बार मिल चुके हैं, शासन प्रशासन यानी को भी कोई मिले हैं, सुनवाई 3-4 आपकी बार नहीं हम हो मिल रही है चुके और हैं, आपकी लेकिन हमें मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। जी किशन जी, आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। हमारे साथ कांग्रेस से हिमांशु जी लगातार बने हुए। हिमांशु जी, आपको चुनावी साल में खूब सारे मुद्दे मिल रहे हैं बीजेपी को घेरने के, क्योंकि जिस तरह से ये जवान परेशान है प्रांतीय रक्षक दल के, क्योंकि इनका मानदेय नहीं मिल रहा है। क्या लगता है कि अगर आपकी सरकार आती तो क्या करेगी इन जवानों के लिए? सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को अपने चैनल के माध्यम से जन मुद्दों के लिए, जन समस्याओं के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि संत सताए तीनों गए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए भाजपा कौरव कंस। मेरा मानना यह है कि ना ही पीआरडी के जवान ही नहीं केवल, बल्कि आम जनमानस उत्तराखंड का, जिसने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश देकर प्रचंड बहुमत की सरकार का गठन करवाया, वो उनकी अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर, इच्छाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है। ना कोई आर्थिक नीति है। आर्थिक नीति बनाने के लिए रणनीति की जरूरत होती है, रणनीति बनाने के लिए स्थिरता की जरूरत होती है। जो भारतीय जनता पार्टी 10 साल के अपने शासन में 8 मुख्यमंत्री बदल रही है, तो आप ये देखिए सरकार की स्थिरता कहां है। आप ये देखिए कि सरकार किस तरह से कार्यक्रम बनाएगी। आप देखिए कि सरकार किस तरह से नीतियां बनाएगी। सरकार ने ना तो कोई औद्योगिक नीति बनाई, ना तो कोई वन नीति बनाई, ना तो कोई शिक्षा नीति बनाई, ना तो कोई रोजगार नीति बनाई, ना तो कोई पलायन रोकने के लिए ठोस और महत्वपूर्ण कदम उठाए। हाँ, इन्होंने स्थानांतरण नीतियां बनाई, जिससे कि भ्रष्टाचार को एक नया आयाम पर पहुंचाया जाए। इन्होंने खनन नीतियां बनाई, जिससे कि भ्रष्टाचार की एक इबारत लिखी जाए। इन्होंने आबकारी नीति बनाई, जिससे कि भ्रष्टाचार की एक इमारत तैयार कर दी जाए। और जीवंत उदाहरण पुष्कर सिंह धामी जी का कार्यकाल रहा है, जहां पर खनन माफियाओं ने इस तरह धरती को खोद दिया है, मानो कोई कोयला खदान हो या हीरे की खदान हो। ये तो उत्तराखंड देवभूमि पर इस तरह के अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और आम जनमानस मन बना चुका है कि अब ये आने वाली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का कार्य करे। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में विशाल जी जुड़े हुए हैं। विशाल जी, आप बताइए, इस बार आप भी उत्तराखंड के चुनाव में अपनी बाजी आजमा रहे हैं। क्या लगता है कि अगर आप सरकार में आते हैं तो इन जवानों का क्या कुछ भला होगा? हम आपसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि पीआरडी के जवान जिस तरह से परेशान है, वो धरना दे रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। घोषणाएं आप भी इस बार बड़ी बड़ी कर रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, लेकिन ये घोषणाएं पूरी होंगी या फिर इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं हो जाएंगी चुनावी साल में और उसके बाद में शासन आदेश आने में इतना लंबा वक्त लग जाएगा? धन्यवाद। सबसे पहले मैं के न्यूज इंडिया का धन्यवाद देना चाहूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने परम मित्र हिमांशु भोगना जी से भी मेरा कहीं ना कहीं खैर मकदम हो रहा है। हिमांशु भाई धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी जो घोषणाएं करती है उस पर पूर्णतः खरा उतरती है, क्योंकि दिल्ली में हमने उस पर एक उदाहरण सेट किया है। दिल्ली मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पे है, और जितनी भी राजनीतिक सभाएं हमारी चल रही हैं, हम सब में उत्तराखंड की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं या हम जो भी वादे कर रहे हैं या जो भी गारंटियां दे रहे हैं, आप उनके संबंध में यदि आपके कुछ रिश्तेदार दिल्ली में रहते हो तो पूछिए, क्योंकि हम तो पार्टी के लोग हैं, पार्टी का प्रचार भी करेंगे, पार्टी का प्रसार भी करेंगे, पार्टी की प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन अगर इन सभी गारंटियों पर आपने मोहर लगानी है या इसमें प्रामाणिकता आपको चाहिए, तो आप दिल्ली में अपने रिश्तेदारों से पूछिए कि आम आदमी पार्टी ने वहां कुछ ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं जिससे कि हम इन्हें उत्तराखंड में भी वोट दें। यानी सिर्फ चुनावी साल में घोषणाओं की सौगात नहीं होगी, बल्कि जो घोषणाएं होंगी उनका शासनादेश भी आप जारी करेंगे। केजरीवाल वो नेता हैं जिन्होंने भारत की राजनीति में पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैंने अगर काम किया तो मुझे वोट देना, अन्यथा मुझे वोट मत देना। आज तक मैंने तो किसी विधायक से भी और मंत्री से ये बात नहीं सुनी होगी, लेकिन एक मुख्यमंत्री ने 2019 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के 200 सांसद, 75 आप कैबिनेट मंत्री और 11 मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई मात्र आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का विजय रथ, मोदी जी की पूरी जो लहर थी वो भी नहीं रोक पाई, क्योंकि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि हमारे स्कूल और अस्पताल की जो दुर्दशा आज से 15 साल पहले होती थी वो सुधर गई है, क्योंकि उसके पास में ही एक राज्य हरियाणा है
मात्र जहां आप 30 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे तो हरियाणा पहुंच जाओगे। आज वहां के सरकारी स्कूलों में जाले लगे हुए हैं, आज वहां की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, और दिल्ली में वो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं जिन पर आज तक किसी ने भी सोचा नहीं था, ना ही उस पर कोई चर्चा हुई थी। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, आपका जो आज का विषय है, तो मैं कहूंगा कि आज धरना प्रदेश और आंदोलनकारी प्रदेश बन चुका है। और मैं समझता हूं कि यानी जो लोगों की मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं और लगातार आंदोलन यहाँ पर हो रहा है। आपके पास आएंगे विशाल जी वापस, हमारे साथ में यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं विजय बुडाई जी, उनके पास चलते हैं। विजय जी आप बताइए, क्योंकि पीआरडी के जवान हैं, प्रांतीय आरक्षक दल हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर इन्होंने उस वक्त में काम किया जब कोई भी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। जहां भी जरूरत होती है सरकार इनका इस्तेमाल करती है, और मानदेय की बात करें तो 3-3 महीनों तक मानदेय नहीं मिलता। इनके भी बच्चे हैं, इनके भी घर में लोग हैं, क्या खाएंगे? क्योंकि आप वहां के मुद्दों को लेकर ज्यादा आगे चलते हैं, स्थानीय मुद्दों को पहले उठाती है आपकी पार्टी। तो आप बताइए, क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है आखिर इनके इस दुर्दशा का, पीआरडी के जवानों की? पीआरडी है, पुलिस के जवान जिनके जो ग्रेड पे का मामला है, इन तमाम जो समस्याओं के लिए ये सरकार दोषी है। अभी उनने शासनादेश की बात की, 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। कल आपने देखा होगा कि पूरा उनके जो परिजन हैं, बच्चे हैं, सारे लोग आंदोलन में गए हुए थे। तो आज तक आप अपनी घोषणाओं का पालन नहीं कर पाए हैं, शासनादेश जारी नहीं कर पाए हैं, यानी कि आप खाली छलावा कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये पूरी पार्टी का काम चल रहा है। और आज यही मुद्दा मत देखिए, आप इन्वेस्टर समिट लेके आए, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। आपने लगातार जो पहले भी जिला प्राधिकरण बनाए उनको वापस लेना पड़ा, देवस्थानम बोर्ड वापस लेना पड़ा, कम से कम तमाम आपके पास कोई भी विजन यहाँ के लिए नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं उसको कहीं भी कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। ये सबसे बड़ी आपकी जो सरकार की जो है वो कमी है। बिल्कुल, यानी आप भी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं कहीं ना कहीं पीआरडी के जवानों की इस हालत का? निश्चित रूप से ठीक है, पूरी तरह जिम्मेदार है। ठीक है विजय जी, आपके पास आएंगे। सीमा जी, सुना आपने सभी पार्टियों के, आपकी सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार आप पर जो है वो सवाल उठा रही हैं, और आप पर सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि अभी भी अगर हम 22 के चुनाव से पहले की बात करें, लगातार हर एक, चाहे राष्ट्रीय नेता हो या फिर स्थानीय नेता हो, वहां पर जाकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन पीआरडी के जवान भूखों मरने को मजबूर हैं। और आज नाले पर बैठकर उनका इतने महीनों से धरना चल रहा है, क्यों नहीं सुनती? और अगर आपके पास जियो नहीं है, इतना वक्त लगता है, तो घोषणाएं करने में वक्त क्यों नहीं लगता? इलेक्शन से पहले जनता को गुमराह कर रहे हैं आप। जी, बोलना इन लोगों का काम है, क्योंकि इन सारी पार्टियों को सिर्फ बोलने के अलावा कुछ आता भी नहीं। विकास की राजनीति तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन सीमा जी, सिर्फ प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं, बल्कि धरने स्थल पर मौजूद जो पीआरडी के जवान हैं उन्होंने भी अपना दर्द हमारे साथ साझा किया है। विकास तो खो ही गया इनके। मैम सुनिए, ठीक है, विकास तो खो ही गया। सीमा जी अपनी बात पूरी कीजिए। सीमा जी हाँ कीजिए अपनी बात। आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये क्वेश्चन रेज करा। क्या कहते हैं, जब कुछ उठता है तभी हो भी जाता है, लेकिन जब घोषणाएं हो चुकी हैं तो ठीक है, उसका जियो भी बन जाएगा। अब आपने आवाज उठाई है तो ये भी हो जाएगा। लेकिन जब मुद्दे की बात के लोग करें, ये लोग विकास से पीछे ना हटें, क्योंकि देश को विकास नहीं मिला। कौन सी सेना का इन्होंने सम्मान किया? आज मैं कांग्रेस वालों से पूछती हूँ, हमारे सीडीएस जिनकी मृत्यु हो गई विपिन जी को, उनको इन्होंने क्या गली का गुंडा बोल दिया था इन्होंने, और उसके बाद जब अपनी रैलियां निकाली तो उनके कट ऑफ लगा दिए। तो ये लोग तो मौका परस्त है, मौके की राजनीति करते हैं, ये लोग वोट की राजनीति करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कभी वोट की राजनीति नहीं करी, हम विकास की राजनीति ही करते हैं। और ढेरों जो हमने घोषणाएं करी, एक छोटा बच्चा, जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, वहां से लेकर छोटा बच्चा, और उसके बाद स्कूल में पढ़ने वाला, और उसके बाद जो रोजगार की तरफ आते हैं, जो बाहर से आए उनके रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, वृद्धों के लिए, सबके बारे में सोचा। सबके लिए घोषणाएं हैं, इतनी घोषणाएं यूं ही नहीं है, हर वर्ग के इंसान के लिए घोषणाएं हैं हमारे यहाँ। तो हम लोगों ने, लेकिन जियो कब तक पास होगा उन सारी घोषणाओं का? देखिए मैम, इतना सारी जब घोषणाएं हो जाती हैं तो जियो भी पास होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और लग जाएगा। और ज्यादा तो है नहीं, आपको पता आचार संहिता लगने वाली, उससे पहले सब कुछ हो जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो हम लोग ने जो करा है, वादा करे, और जो भी हम लोगों ने आप लोगों को आश्वासन दिया है, वो सब कुछ पूरा होगा। एक नया उत्तराखंड आपको दिखेगा 2023 में।
ठीक है, ठीक है, ठीक है सीमा जी, ठीक जी। मतलब आचार संहिता से पहले आपका कहना है कि जियो जो है वो पारित हो जाएगा। हमारे साथ में पीआरडी के अध्यक्ष किशन रावत जी लगातार बने हुए। किशन जी, सीमा जी का कहना है, सरकार का ये कहना है कि आचार संहिता से पहले आपकी जो समस्या है उसका निवारण किया जाएगा, जो जियो पास होना है, शासनादेश आना है, वो हो जाएगा। क्या आप उनके जवाब से सहमत हैं? जी मैं सहमत, संतुष्ट है, संतुष्ट है, क्या संतुष्ट है? इसलिए है सहमति, मैं संतुष्टि से आया था आज तक, लेकिन मैं 28 तारीख से और आज तक मैं देख रहा हूं कि मेरे को 2-2, 4-4 दिन का टाइम मिल रहा है। 2 दिन 4 दिन की, 2 दिन के बाद आपका जियो आपको मिल जाएगा, फिर 4 दिन के बाद आपका जियो मिल जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा जियो हमें नहीं मिल पाया है, क्योंकि हमें 1 महीना फिट हो गया है आज 28 तारीख को, लेकिन हमारा जियो हमें नहीं मिल पाया है। कल सोमवार और मंगल और बुध को 3 दिन का हमें एक समय दिया गया था कि इन 3 दिनों के भीतर आपका जियो जो आपके पास मिलेगा, लेकिन आज मंगलवार हो गया है, आज तक हमारा जियो जो हमें नहीं मिला है। अब ना जाने कि धामी जी घोषणाएं कर रहे हैं और वो अपने तरफ से प्रयास भी कर रहे हैं सभी लोगों के लिए, लेकिन ना जाने ये अधिकारी लोग क्यों नहीं सरकार की बात को मान रहे हैं, ना जाने सचिवालय से नहीं मान रहे हैं या क्या कारण है, मैं इस बात को भी जानना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में जरूर कोई गड़बड़झाला हो रहा है, जिसके चलते आप लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। हमारे साथ हिमांशु जी कांग्रेस से हैं। हिमांशु जी, आप बताइए, चुनावी साल में चुनावी घोषणाओं की भी खूब सारी बात हो रही है, आपकी पार्टी से भी बड़ी बड़ी घोषणाएं, जब राहुल गांधी आए थे तो करके गए, प्रियंका गांधी भी जब आती है तो कहती है कि उत्तराखंड का हम विकास करेंगे, सभी नेता आपकी पार्टी से यही कह रहे हैं कि विकास होगा। लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हमने पहले भी बात की, तब ये प्रवक्ता आपकी पार्टी के कह देते हैं कि हमको सही कार्यकाल लंबा नहीं मिला, हमें ज्यादा समय नहीं मिला, और इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में आपकी पार्टी की ओर से कुछ काम होगा? हिमांशु जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, आप अपना फोन अनम्यूट कीजिए। उत्तराखंड जो कि ज्ञानता, विद्वता और वीरता के लिए जाना जाता है, उत्तराखंड में मेजर शैतान सिंह से लेकर विभूति डोंडियाल तक और हमारे सीडीएस जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, उनकी एक दुर्घटना, एक हेलीकॉप्टर हादसे में दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। इनको इतना भी एहसास नहीं होता कि आप राष्ट्रीय शोक घोषित करें। उत्तराखंड ने रॉ का प्रमुख दिया, उत्तराखंड ने तटरक्षक बल का प्रमुख दिया, उत्तराखंड ने डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का प्रमुख दिया। इसके बाद भी जो उत्तराखंड अपनी सैन्य परंपराओं के नाम से जाना जाता है, इन लोगों ने इन परंपराओं का आदर सम्मान न करके उत्तराखंड को अपमानित और कलंकित करने का कार्य किया, उत्तराखंड की सैन्य परंपराओं को अपमानित करने का कार्य किया है। पुलवामा के शहीद, गलवान के बलवान और पहलवान, और आप इस बात को जान लीजिए कि ये पहलवान और बलवान गलवान में मारे गए। पुलवामा के शहीदों की इन्होंने प्रदर्शनी लगाकर अपने स्वार्थों की सीढ़ियां बनाकर सत्ताधीश होने का कार्य किया। ये हमें सिखाएंगे सैनिकों का सम्मान कैसे होता है। दूसरी बात आप आ जाइए, हम आशातीत समाज में रहते हैं, हम आशावादी समाज में रहते हैं। हिमांशु जी, सैनिकों का सम्मान होता है, लेकिन सिर्फ कट ऑफ लगाकर सैनिकों का सम्मान नहीं होता, ये भी बात है। कट ऑफ लगाकर सैनिकों का सम्मान हमने किया अपनी रैली पे, ये दिखाने के लिए कि हम राष्ट्रीय चिंतन करते हैं। जनरल बिपिन रावत। और गली का गुंडा किसने बोला था? गली का गुंडा किसने बोला? वो सम्मान था आपका? आप ये बताइए, पुलवामा के शहीद जो शहीद कहीं सेना की सम्मान नहीं कर रहे, कहीं लोगों का सम्मान नहीं करते आप लोग, गलवान के बलवान आप लोग जो शहीद हो गए, जिनकी चाइना ने समाधान करने का सीमा जी, हिमांशु जी को बोलने दीजिए, उनकी अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर हम आपके भी पास आएंगे। पहले चाइना को बोलते थे कि लाल आंखें दिखाने का कार्य करेंगे, अब मुखिया बोलते हैं, प्रधान सेवक बोलते हैं, प्रधान चौकीदार ये बोलते हैं कि हम संवाद से समाधान करेंगे।
संवाद से समाधान तो पहले भी हो रहा था, तो आपको सत्ता में सत्ताधीश करने की क्या जरूरत थी? एक सिर के बदले 10 सिर लेके आएंगे, नवाज शरीफ को टॉफी देने के लिए चले गए। इस तरह की हरकतें करते कुछ नहीं होता। और रही बात आप उत्तराखंड के विकास की, आप इस बात को जान लीजिए कि उत्तराखंड जो 70,000 करोड़ के कर्ज में दबा हुआ है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को अपनी विधानसभा में ऋण पत्र लाना पड़ा अपने अनुपूरक घाटे को पूरा करने के लिए। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम धरातल पे होने वाली संभावनाओं को ही जनमानस के समक्ष ले जाने का कार्य करेंगे, और जो संभव होगा और जो पर्याप्त होगा उत्तराखंड में सीमित संसाधनों वाले छोटे से राज्य में, हम उसको निश्चित रूप से जनता के दर पर ले जाने का कार्य करेंगे, जनता के घर पर ले जाने का कार्य करेंगे। ठीक है हिमांशु जी, हम देखेंगे किस तरह से उत्तराखंड की जनता का विकास होता है, क्योंकि लगातार फिलहाल पीआरडी के जवान तो बेहद परेशान हैं, और हमने भी जब वहां पर जाकर उनसे पूछा, उनकी स्थिति को जाना, तो वो बेहद परेशान दिखाई दिए हैं और उन नाले पर बैठकर धरना देने तक को मजबूर है और कोई भी उनकी सुध नहीं ले रहा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। किसका बनना है सरकार, किसकी बना? सरकार जो है योगी जी की बनेगी। कोई विधायक आता तो है नहीं, ये भला तो दिखाई तो देते हैं। ये आते हैं जी। क्या आप देख रहे हैं माहौल, इस समय क्या माहौल चल रहा है? भैया यही है कि हमारे यहाँ विधायक जी का जो विरोध है हमारी तरफ से, भाजपा का प्रत्याशी बदल दिया जाए, और ज्यादातर रुझान जो आदित्य मिश्रा की तरफ जा रहा है लोगों का। विकास के मुद्दे पर जो है जितनी सरकारें अभी तक रही हैं उन सबसे जो है अच्छा काम कर रही है भाजपा सरकार। विकास भी कर रही है, आप रोड देखिए विकास हो रहा है, आप आगे जाके देखिए। अच्छा, मतलब कोई कुछ नहीं है। 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर देना है तो शिक्षा को फ्री करिए ना। गेहूं चावल देने का क्या मतलब है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं हम हमारा हक मांगते पर, जहां पर पीआरडी के जवान बेहद परेशान हैं, धरना देने को मजबूर है, लेकिन उनकी मांगें जो है वो पूरी नहीं हो रही है और कोई भी उनकी सुध नहीं ले रहा। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। सीमा वोरा जी हमारे साथ में भाजपा से हैं, विशाल चौधरी जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में। विशाल जी, आप कह रहे हैं कि जो भी उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दे हैं हमारी सरकार उन सबको पूरा करेगी, और हमारे मुख्यमंत्री जब आते हैं तो कहते हैं कि अगर हम काम अच्छा करें तो वोट देना। लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या इस बार सत्ता का स्वाद आप चखेंगे, और अगर चखते हैं तो पीआरडी के जवानों को आपकी ओर से, मैं अभी यहां पर आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आश्वासन आप दे रहे हैं, क्या कुछ उनको सांत्वना आपकी ओर से है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मुझसे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही प्रवक्ताओं ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करी, लेकिन मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता ने 10 साल भाजपा को दी, 10 साल कांग्रेस को दी। हम लोग पहली बार उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारा सीधा सा मॉडल है दिल्ली मॉडल। हमने दिल्ली में काम किया। दूसरी बात, आज जिस प्रकार से उत्तराखंड के योग्य युवा जो कुशल हैं, जो अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं रोजगार के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य विडंबना कोई नहीं है। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 42
जो अभी नर्सिंग ट्यूटर हैं, उनकी मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना जो एग्जाम है वो पास कर लिया, उनकी नियुक्तियों को लेकर उन्हें कोर्ट जाना पड़ रहा है। उत्तराखंड में मैं समझता हूं कि जो युवा कहीं ना कहीं योग्य थे, जिन्हें नौकरियों के लिए जिन्होंने शिक्षा ली, जिन लोगों ने अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करी, आज वो लोग हाई कोर्ट की शरण में जा रहे हैं नौकरी लेने के लिए। तो इससे बड़ी विडंबना, दुर्भाग्य उत्तराखंड के लिए क्या होगा। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शिलान्यास की राजनीति कर रही है, लोकार्पण करना इन्हें नहीं आता। दूसरी बात, कहीं ना कहीं एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मेरा यह है कि आप लगातार जिस प्रकार की जाते हैं, आज विशाल जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। तब तक हम किशन जी को ले लेते हैं, हमारे साथ में पीआरडी से हैं। किशन जी, आप पीआरडी संगठन के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं। आप बताइए कि लगातार सभी पार्टियां आपको लेकर दावा करती है, लेकिन आप किस पार्टी से, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है जो आपका भला करेगी? क्योंकि अभी तक बीजेपी सत्ता में है और आप कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके, यानी आप सरकार को गलत नहीं मानते बल्कि आप अधिकारियों को गलत मानते हैं। बिल्कुल, मैम आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत करवाना चाह रहा हूं कि ये जो पीआरडी जो बनाई गई थी, ये 1948 की एक फोर्स है। 1948 की फोर्स है। तब से लेकर के आज तक कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन इस पर किसी ने भी सुध नहीं लिया। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको अवगत करवाऊं इस बात को भी कि पीआरडी के जवान तमाम ड्यूटियों को एक पुलिस कर्मचारी के साथ, ये सरकार के साथ विधिवत ढंग से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन इन जवानों के प्रति आज तक किसी ने सोचा भी नहीं है। वो सरकार, मैं किसी सरकार पे नहीं जाऊंगा, मैं किसी पार्टी पोलिटिशियन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन नाराजगी आपकी किससे है? आपकी नाराजगी किससे है? आपकी नाराजगी किससे है किशन जी? क्योंकि आपके लिए अगर किसी ने घोषणा जारी की तो उसी की जिम्मेदारी बनती है ना शासनादेश लाने की, जियो पास करने की। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हमारी नाराजगी कोई नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं नाराज हूं। नहीं, पार्टी उस पे नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन नाराजगी क्यों नहीं, जो हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, मैं उनके लिए बोलूंगा कि भाई एक महीना हमें हो गया है, एक महीना हम लोगों को ऐसी कड़ाके के ठंड में हम लोग बैठे हैं, लेकिन कोई भी क्षेत्रीय नेता या कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री हम लोगों को आज तक ये नहीं पूछा कि ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं या आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मेरे साथ कुछ महिलाएं, विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, पता नहीं किसके पास उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ा है, लेकिन फिर भी इस कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि 2002 में विधिवत ढंग से इसकी जब भर्ती ली गई थी, तो 2002 से लेकर के और आज तक, मैं अपनी बात भी करूं तो मैं 5 साल हो गया है, 5 साल से मुझे ड्यूटी नहीं मिली अभी तक। अब बताओ मेरे बच्चे या मेरा परिवार किस हिसाब में और किस हालत में चलेगा, है ना? तो वही चीज तमाम जवानों की है, यानी कि ड्यूटी भी नहीं लगती। सीमा जी, एक महीने का, हाँ ठीक है, यानी मानदेय भी नहीं मिल रहा है, ड्यूटी भी नहीं लगती है, और जब ड्यूटी लगती है सिर्फ तभी मानदेय मिलता है, तभी पैसा मिलता है। सीमा जी देखिए, जब आपको जरूरत होती है, जब ऐसा वक्त आता है जब आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा होता, तब ये वो जवान है जब आपके लिए काम करते हैं, और फिर उसके बाद जब काम निकल जाता है तो इनकी ड्यूटी भी नहीं लगाई जाती, यानी जो 350 रुपए मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से कैसे इनका घर चलेगा? क्योंकि बीजेपी पूरे विकास की बात करती है। शुरुआत में ही आपने कहा था कि हम एक छोटे बच्चे से लेकर एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति तक अपनी जो विकास की योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाना चाहते हैं। फिर आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? पीआरडी के जवानों का भला, उनका घर कैसे चलेगा? अब तो महिलाएं और बच्चे भी धरना देने को मजबूर हो गए क्योंकि उनके पास खाना नहीं है, 3 महीने से उनका पैसा नहीं आया है। जी, मुझे इनकी बात सुन के बहुत दुख हो रहा है। लेकिन जब हमने इस बात का कह दिया कि ठीक है, हम आपकी बात को सुनेंगे और उसका
सोल्यूशन होगा तो देखिए हो जाएगा। बाकी जो भी इनके प्रॉब्लम्स है वो भी लिख के दे मुख्यमंत्री जी को, आगे उसका भी सोल्यूशन ढूंढा जाएगा। लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमने जब उनसे बात की पीआरडी के जवानों से, वो लगातार यही कह रहे हैं कि क्या विधायक क्या सांसद हर एक जगह पर हम जाते हैं, अपना जो मानदेय है वो बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाएं हमारी अब नाले पर बैठी, सुध कोई लेने वाला नहीं है, और आप कह रही हैं कि दीजिए, लिख कर दीजिए। घोषणा अगर कर दी है तो उसका तो होना ही है, मैंने कही दिया कि वो तो पक्का ही है, घोषणा ऐसे नहीं हुई है। जितनी भी घोषणाएं हुई हैं उसका जियो निकलेगा ही निकलेगा। ये कांग्रेस के ज्यादा वो बोल रहे हैं, इन्होंने करा क्या आज तक जब मैं बोलूं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुद्दे की बात चल रही है तो वैसे ही करें, पोल्यूशन ना करें। ठीक है, यानी सीमा जी लगातार आश्वासन यही दे रही है, सीमा जी आश्वासन यही दे रही है कि काम अगर बोल दिया गया है तो जियो जो है वो पास किया जाएगा। विशाल जी हमारे साथ बने आम आदमी पार्टी से। विशाल जी, आपके भी मुख्यमंत्री आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, आपके जो आम आदमी पार्टी के और नेता आते हैं वो भी घोषणाएं करते हैं, क्या आपकी सत्ता आने के बाद भी ऐसे ही होगा कि घोषणाएं पहले हो जाएंगी, जियो बाद में पास होगा, और सिर्फ ये कह दिया जाएगा कि ठीक है परेशान मत होइए, आपकी बात सुन के मुझे दुख हो रहा है। दुख होने से क्या उनकी समस्या का निवारण हो रहा है? उनके घरों में रोटी तब बनेगी जब आप उनका मानदेय देंगे, उनका पैसा देंगे। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, अपनी बात पूरी करें। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी यदि कोई भी गारंटी आज जनता को दे रही है या कोई भी घोषणा कर रही है तो उसके ऊपर पीछे हमने पूरा अध्ययन किया है। आज अगर माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड की महिलाओं को, जो भी 18 साल से ऊपर की महिलाएं, उनको प्रतिमाह 1000 रुपए देने की बात कही सरकार बनने के बाद, तो उसके पीछे पूरा अध्ययन है। उसके पीछे अध्ययन की भी मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊंगा कि भाई 55,000 करोड़ का उत्तराखंड का बजट है, जिसमें कि 20% बजट ठेकेदारों के और नेताओं की जेब में जाता है, 11,000 करोड़। यदि हम उत्तराखंड की समस्त महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देंगे तो हमने जो एक उसका समीक्षा करी तो उसमें निकल के आया कि मात्र 3,000 करोड़ का हमें अतिरिक्त भार राजकोष पे पड़ेगा। तो 11,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ यहाँ निकल के आते। यही कैलकुलेशन हमने दिल्ली में करी, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर आप उत्तराखंड एक सैन्य धाम भी है और सैन्य प्रदेश भी है, और सैन्य प्रदेश में आज आप समझ सकते हैं कि जब कोई जवान हमारा सेना का शहीद हो जाता है सरहद पर भारत माँ की रक्षा करते हुए, तो उसके परिवार के लोग आज कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि सैन्य कल्याण बोर्ड के बाहर 5 लाख 7 लाख रुपए की सम्मान राशि के लिए दर दर भटकते हैं वो लोग। आज आप देख सकते हैं कि पीआरडी के जवानों के लिए उनके परिजन आंदोलन कर रहे हैं। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं चीज बताना चाहूंगा जो दिल्ली सरकार करती है, कि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट रूप से एक सम्मान राशि भारत के और दिल्ली में रहने वाले समस्त जवानों के लिए और पुलिस में काम कर रहे कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए घोषणा कर रखी है कि यदि कोई भी व्यक्ति, जो भी कोई कर्मचारी दिल्ली का यदि सेना में सरहद पर जवान हो, जो भी काम कर रहा है, अगर यदि वो माँ भारती की रक्षा करते हुए शहीद होगा या कोई भी सैन्य पुलिसकर्मी या जो भी यानी उत्तराखंड में एक चीज इस बार के चुनाव में और बड़ी सामने आई है विशाल जी, हम लगातार देख रहे हैं सारी पार्टियां। ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर। जी, यदि कोई भी पुलिस का कोई कर्मचारी अपनी सेवा देते हुए शहीद होता है तो 1 करोड़ की सम्मान राशि उसके परिवार को दी जाएगी, और हम दिल्ली में दे रहे हैं। हाँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप रोज समाचार पत्रों को पढ़ेंगे तो आज हर्रावाला में 1 अरब का नया रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा आपने करी है, NH बनाने की घोषणा आप कर रहे हो, उत्तराखंड को सैन्य धाम के लिए पैसा आप ले, लेकिन रोटी जब देने की बात आती है आम आदमी को तो भारतीय जनता पार्टी भी बजट की भी कमी होती है, नियत की भी कमी होती है, योजनाओं की भी कमी होती है। आज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल या निशान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगता है, जब 25,000 से ज्यादा रिक्त पद उत्तराखंड सरकार में आज मैं समझता हूं कि कर्मचारियों के लिए रिक्त हैं, तो आप उसके बाद भी क्यों नहीं इन चीजों को क्रियान्वित कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जितने भी लोग आज आंदोलन कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, तो मैं उन सभी साथियों से अनुरोध भी करूंगा और कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की भावनाएं, विश्वास आपके साथ जुड़ा है। निश्चित रूप से आज ठीक है विशाल जी, ठीक है, हमने आपकी घोषणाएं सुन ली, हम लगातार जी विशाल जी, हमने आपकी भी घोषणाएं सुन ली, हम लगातार सारी पार्टियों की घोषणाएं सुन रहे हैं, क्योंकि लगातार जो रैलियां हैं वो सभी पार्टियों के नेता कर रहे हैं और पूरी तरह से सभाएं हो रही हैं। और सभाओं में इस बार एक और अहम बात मैंने देखी, उत्तराखंड के मुद्दे उठाए जाते हैं, स्थानीय मुद्दों से भी कहीं ज्यादा बाहर के मुद्दे उठाए जाते हैं। और एक और चीज वो ये कि आर्मी पिच पर इस बार सभी पार्टियां खेल रही हैं, सैनिकों की शहादत तक को नहीं बख्शा जाता है, सियासत में उन्हें भी उतार लिया जाता है। विपिन रावत को
जमकर बीजेपी की ओर से भी वहां पर सैन्यधाम की स्थापना हो रही है चुनाव से ठीक पहले। उसके पहले तो ऐसा कुछ कभी नहीं देखने को मिलता है। और राहुल गांधी की रैली में बड़े बड़े कटआउट्स भी देखने को मिल जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो कर्नल अजय कोटियाल को उतारा है। लेकिन उन्हीं आर्मी के साथ साथ क्या जवानों को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए? भले आर्मी के लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रांतीय रक्षक दल आपके क्षेत्र में रहकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर इन्होंने काम किया है और उसके बावजूद इनकी ये दुर्दशा है। तो आखिर आप सभी पार्टियों को लगता नहीं है कि कोई ऐसा काम होना चाहिए कि जब घोषणाएं होती है तो जल्द से जल्द उनको उनका जियो पास कराया जाए? क्या वजह होती है कि आखिर जियो पास होने में इतना वक्त लग जाता है? सीमा जी, आप कह रही हैं कि आचार संहिता से पहले हो जाएगा, लेकिन आपके इस आश्वासन से जो ये जवान है ये संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारे साथ किशन जी भी हैं, उन्होंने भी कहा कि मुझे अभी कोई विश्वास नहीं हो रहा है कि ये होगा भी कि नहीं होगा। कि देखिए, आशा से सारा संसार चलता है और उनको हमेशा जो हम कह रहे हैं उन्हें विश्वास करना चाहिए। जब आपने तो मेरे को केवल दर्शक बनाने के लिए बुला लिया है। नहीं हिमांशु जी, हम आपके पास बराबर आना है, हमने आपकी पूरी राय ली, ऐसा कुछ नहीं। सीमा जी, क्योंकि आज सीमा जी फिलहाल सत्ता में है, इसलिए हम उनसे ज्यादा सवाल कर रहे हैं। आप सबसे ज्यादा तो ये बोले, आज सबसे ज्यादा तो बोलते एक साथ में। हिमांशु जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने आपका भी पक्ष रखा, हमने आपकी भी बात सुनी। वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, इसलिए सबको मौका दें। लोग सब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने आपको मौका दिया। आप तो सीमा जी से सवाल भी कर रहे थे। दिल्ली के केजरीवाल साहब के को भी ठीक है सीमा जी, हम आपके पास वापस आएंगे। आप बताइए, क्योंकि आप भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आपकी पार्टी की ओर से काम नहीं किया गया। स्थानीय मुद्दे रहे, गैरसैंण को लेकर उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दे कहां उठाए जाते हैं? अब तो हर जगह पर राष्ट्रीय मुद्दे उठाने लगे हैं आपके भी नेता जब आते हैं तब। राष्ट्रीय मुद्दे उठाया? अगर जनरल रावत के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाए, इसके लिए अपनी आवाज उठाई, गलत करा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया, हमने कहा। लेकिन जनरल रावत को इसके पहले, लेकिन जनरल रावत को चुनाव से पहले इतना सम्मान क्यों नहीं देते आप? चुनाव के फिर उनकी आवाज राजनीति। ठीक है हिमांशु, सीमा जी, हिमांशु जी को बोलने दीजिए, उनको मौका दीजिए। सम्मान नहीं है, राजनीति करने पुलवामा के शहीद। सीमा जी, हिमांशु जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। उनको लगता है कि हम उन्हें बोलने नहीं दे रहे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप मैडम एक चीज बताएं मेरे को, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। पुलवामा में शहीद हुए, कोई जांच नहीं बैठाई। गलवान के बलवान पहलवान वहां पे कत्लेआम हो गया, चाइना को लाल आंखें दिखाने का कार्य कर रहे थे। अब कहते हैं संवाद से समाधान। खैर ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हम क्षेत्रीय मुद्दों पे आते हैं, अपने आंचलिक मुद्दों पे आते हैं, अपने सूबे के मुद्दे पे आते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो राजनीतिक संगठन अपने 2 कार्यकालों में 8 मुख्यमंत्री बदलता है, तो क्या वहां पे कोई रणनीति, कोई योजना, कोई कार्यक्रम, कोई आर्थिक नीति, कोई मौद्रिक नीति, कोई औद्योगिक नीति, कोई रोजगार नीति, कोई वन नीति, कोई शिक्षा नीति काम करेगी? हाँ, इनके कार्यकाल में 3 नीतियां बड़ी प्रभावशाली ढंग से काम करती हैं। स्थानांतरण नीति, खनन नीति और आबकारी नीति। रही बात हमारे जो हमारे प्रवक्ता भाई हमारे आए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, दिल्ली की भौगोलिक स्थिति और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति में बहुत अंतर है। दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक है उनमें 16 लोगों की मौत हो गई, 3 बच्चे मर गए। इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर वहां पे लोगों ने विरोध में लगाए हैं। पहले आप दिल्ली के मॉडल को दिल्ली में दिल्ली के मॉडल को मजबूत कीजिए। पहले मुझे पूरा करने दीजिए, कांग्रेस का नाम लेने वाला विशाल भाई मुझे पूरा करने दीजिए आप, है ना? मैंने आपके बीच में सरकार में जो कार्य किए हस्तक्षेप नहीं करा। शीला ठीक है हिमांशु जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। विशाल जी, हम आपके पास आएंगे। हिमांशु जी को लेने दीजिए। उत्तराखंड के मॉडल में लाने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड की आंचलिक स्थिति दिल्ली की आंचलिक स्थिति से 100% भिन्न है। आप जैसे गुजरात के मॉडल को भारत का मॉडल बनाया था मोदी ने, आप दिल्ली के मॉडल को उत्तराखंड का मॉडल बना रहे हैं। इससे ज्यादा अपरिपक्वता की बात कुछ हो ही नहीं सकती। 70,000 करोड़ के 70 विधानसभा, उत्तराखंड में 70 विधानसभाएं हैं। मैं मानता हूँ कि बता रहे हैं, भौगोलिक की स्थिति की बात कर रहा हूँ, भौगोलिक की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में मेट्रो चल रही है, चला दो, वहां पे भी मेट्रो चला दो। वो तो भला हो केंद्र सरकार का कि कर्णप्रयाग तक लाइन पहुंचाने का, रेलवे लाइन पहुंचाने का कार्य श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कर दिया। और इन्होंने पहाड़ का सीमा दूध पिला दिया। अब आप मेरी बात सुनिए, गुजरात का मॉडल मोदी मॉडल बन गया, आप दिल्ली मॉडल, आपका मॉडल उत्तराखंड में बन गया। इन दोनों की भौगोलिक स्थितियों को देखिए, बताइए आपने कौन सी नीति से काम करा? ठीक है, एक एक करके बोले ताकि हम आप सबकी बात समझ सके। यहाँ पर पीआरडी जवानों को लेकर बातचीत हो रही है, उनके मुद्दों उन पर बात करेंगे आज हम। आज हमारा विषय कोई और नहीं है, आप उन पर
हमारी बात कीजिए। हिमांशु जी, आपने कहा कि ये जो है दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली मॉडल जो है यहां से पूरी तरह से अलग है। अब आप ये बताइए हिमांशु जी, अब आपसे ही मेरा सवाल है, आपने अपनी बात कह ली। हिमांशु जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी बताएं। जी हिमांशु जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। अब मेरा आपसे यह सवाल है कि आपकी पार्टी अभी अपने भीतरी गुटबाजी से बाहर नहीं आ पा रही है। अभी हमने देखा जिस तरह से जो हुआ कांग्रेस में, हरीश रावत की नाराजगी को हमने साफ तौर पर देखा। तो आप भी तो पहले अभी अपने अंदर खाने से बाहर आइए, उसके बाद उत्तराखंड के विकास की बात करें। इंटरफेरेंस तो आपकी पार्टी में भी नेशनल स्तर से ज्यादा चल रहा है ना। हादसा बन के हादसा अखबार में आ जाएगा, और जो कल नहीं हुआ वो सबके सामने आ जाएगा। मैडम, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस संगठन की स्थिति स्थिर है। उत्तराखंड में पहले भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष भी हरीश रावत जी को बनाया, नेता प्रतिपक्ष। फिर वो इतना नाराज क्यों हो गए थे? विकास के बारे में अभी कहा, अभी तो नेता अपना अपना विकास सोच रहे हैं ना। अभी तो कांग्रेस के नेता अपना अपना विकास सोच रहे हैं। कहां उत्तराखंड की जनता के विकास की बात हो रही है? ट्वीट में उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। हिमांशु जी, आपका फोन, जी अपनी बात रखें। हिमांशु जी, आपका फोन अनम्यूट हो जाता है। मैम, एक चीज, आप मेरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे। अरे हिमांशु जी, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ। आपके फोन म्यूट हो गया था, वो मैं आपको बता रही हूँ हिमांशु जी। मैम, अभद्रता के बीच में आपके इस चैनल को ज्यादा देते ज्वाइन इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि आप मेरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे। सीमा जी, हिमांशु जी को उनकी बात रखने दीजिए। चुनाव हो रहा है उत्तराखंड में, तो केंद्रीय नेतृत्व के पास तो जाना ही पड़ेगा। क्या आपके नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली नहीं जा रहे हैं क्या? जो जेपी नड्डा चक्कर नहीं काट रहे हैं क्या? जो गड्ढे भरने का काम नहीं कर रहे हैं क्या? मनीष सिसोदिया दिल्ली से उत्तराखंड नहीं आ रहे हैं क्या? अगर उत्तराखंड का कोई नेता दिल्ली चला जाता है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्यों सिर में दर्द हो रहा है? क्यों जुकाम हो रहा है? क्यों जुकाम हो रहा है? मेरी बात सुनिए। इसे आप राजनीति का अखाड़ा बनाइए। इसे आप किसी अखाड़े का अखाड़ा मत बनाइए। इसे आप हम अपनी बातें रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। सीमा जी, हिमांशु जी को बोलने दीजिए, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। आप अपना जवाब रखिएगा, अपना पक्ष रखिएगा। हिमांशु जी, अपनी बात पूरी करें जल्दी से। आपके चैनल ने आपके माध्यम से मुझसे ये पूछा है कि अस्थिर है संगठन। आपको कैसे लग गया अस्थिर है संगठन? आप मुझे एक कारण बताइए कि आपका संगठन इस कारण से अस्थिर नजर आ रहा है। ठीक है। हरीश रावत जी अभी क्या कह के गए? अभी रिसेंटली उनका बयान आया है, अपने जो विरोधी हैं उनको उन्होंने इशारों में कई बड़ी बातें कह दी। अपना दर्द पूरा का पूरा जो वाकया हुआ, सियासी हलचल मची, ये क्या था? अरे पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस में उत्तराखंड में क्या चल रहा है। आप कह रहे हैं कि अस्थिर नहीं है? उन्होंने कहा है कि संघर्ष हमें करता रहना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है। अब आप मेरे को बताइए, उत्तराखंड में आसन्न विधानसभा चुनाव है। हमारा केंद्रीय कार्यालय अगर दिल्ली में है, अगर हरीश रावत जी नेता प्रतिपक्ष या प्रीतम सिंह जी या हमारे हिमांशु जी, आपने हरीश रावत के ट्वीट को ध्यान से पढ़ा था? उसमें साफ साफ लिखा था कि मेरे हाथ पैर संगठन खुलने नहीं दे रहा, मैं खुलकर तैर नहीं पा रहा। यानी साफ तौर पर संगठन मेरे हाथ पैरों पर रोक लगा रहा है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि संगठन जब किसी संघर्ष को जीतने की कोशिश कर रहा होता है, तो संगठन में जो दुविधाएं होती हैं, उन दुविधाओं को दूर किया जाना चाहिए। अगर कोई मनमुटाव होता है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा परिवार है। अगर इस तरह का मनमुटाव हो रहा है, अगर ये तो लोकतांत्रिक ढांचे को दिखाने का कार्य कर रहा है, ये तो कांग्रेस के संविधान को प्रदर्शित कर रहा है कि कोई भी अपनी बात को पुख्ता तरीके से उठाता है तो केंद्रीय नेतृत्व उसका संज्ञान लेता है, और संज्ञान लेता है तो उसका समाधान भी करता है। अगर संज्ञान लेने के बाद समाधान हो गया है, तो आपको ऐसा कैसे प्रतीत हो रहा है कि वहां पर कोई आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है संगठन में? या नहीं, परिवर्तन तो कोई होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हिमांशु जी, क्योंकि इस समय चुनाव है, पॉलिटिकल प्रेशर है नेताओं का, तो परिवर्तन कुछ हो भी नहीं सकता। खैर, आपकी आवाज वैसे भी हम तक पहुंच नहीं रही है। सीमा जी के पास हम चलते हैं। सीमा जी, आप बताइए, अभी आपने सुना हिमांशु जी लगातार आप पर हमलावर होते हुए कि आपकी पार्टी जो है वो काम नहीं कर रही है और हमारा संगठन तो पूरी तरह से संगठित है। आप बताइए, आप क्या करेंगी? मैडम, एक बात बताइए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, 4 धाम यात्रा कितनी सुलभ हो गई है। सड़कों में देख लीजिए आप, दिल्ली जाना कितना आसान हो गया है, मेरठ जाना कितना आसान हो गया है, चंडीगढ़ जाना कितना आसान हो गया है। लेकिन हर चीज का क्रेडिट इन लोगों, जो जितना अच्छा काम होता है बीजेपी ने करा हुआ होता है, वो सब कांग्रेस ने ही तो करा था, वो सब इन्होंने ही तो करा था। ये लोग क्रेडिट लेने के लिए हमेशा आगे रहते हैं।
वन रैंक लेकिन सीमा जी, क्रेडिट लेने का आरोप आपकी पार्टी पर भी बहुत लगता है। अभी अभी हिमांशु जी यही कह रहे थे कि शिलान्यास, विशाल जी ने कहा था कि शिलान्यास करती है लेकिन लोकार्पण करने से बीजेपी डरती है। नहीं, लोकार्पण भी हमने बहुत करे। 1 रैंक 1 पेंशन हमने करी, बैटल कैजुअलिटी में 2 लाख से बढ़ा के 8 लाख हमने करी। ठीक है। अच्छा सीमा जी, तो ये पीआरडी के जवानों का जियो पास करने के लिए इतना वक्त क्यों? ताकि अभी तो वो नाराज है, चुनाव से ठीक पहले वो मान जाएंगे, उनका जियो पास हो जाएगा, उसके बाद आपको वोट दे देंगे। क्या ये सोचकर बीजेपी काम करती है? ऐसा नहीं होता मैडम। जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो सोल्यूशंस भी धीरे धीरे निकलते हैं। ये कोई बात नहीं होती कि अगर हम अभी आज जियो निकल जाएगा तो क्या वो वोट नहीं देंगे? अगर उनको समझदार होंगे तो जरूर देंगे। और देश के भले के लिए बात कर रहे हैं। अगर जनता आजकल बहुत समझदार हो चुकी है, वो समझती है कि देश किसके हाथों में देना चाहिए, देश किसके हाथों में नहीं देना चाहिए। ऐसे मेढक जो बरसाती मेढक है, जो टर करते हैं सिर्फ चुनाव को देखकर, ये ऐसे लोग जो सारे टाइम काम करते रहते हैं, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री जो पूरा साल काम करता है और इनके ये छुट्टी मारने के लिए 6-6 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं। इनको क्या पता देश में क्या हो रहा है? ये क्या जाने देश की संस्कृति क्या है? जिनको खुद संस्कृति के बारे में नहीं पता, वो देश क्या चलाएगा? ये कैसी कैसी बातें करते हैं। इनका नेतृत्व है, 0 नेतृत्व है इनका। ये क्या चलाएंगे? और ये आप आम आदमी पार्टी ये पिंक बार लगा रहे हैं दिल्ली में, और ये कहते हैं कि उत्तराखंड में वही रोल मॉडल बनाएंगे। तो ये हमारे यहाँ भी पिंक बार लगा देंगे, यहाँ पर भी आके। वहां पर इन्होंने शराब पीने की उम्र कम कर दी, यहाँ पर भी कर देंगे। तो इन्होंने तो दिल्ली का रोल मॉडल यहाँ बनाया कि वहां पे सांस नहीं ले सकते, वहां पे इतना पोल्यूशन है दिल्ली में इस समय। वो पोल्यूशन वो उत्तराखंड में दे देंगे। ये है रोल मॉडल, ये बनाएंगे। ये हमारी जनता को देख रहे हैं, फ्री की राजनीति करेंगे। ये शिक्षा नहीं देंगे, भिक्षा दिला देंगे, ये बैसाखियां पकड़ा देंगे लोगों को। ये भी लो फ्री में, वो भी लो फ्री में। कब तक कोई फ्री दे सकता है? कुछ भी फ्री नहीं दिया जाता। आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बताइए कि आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप क्यों बोले बीच में? आप क्यों बोले? आप इतनी लगातार बोल रहे थे, कौन सी रणनीति बनाई, कौन सी मौद्रिक नीति बनाई, लेक्चर दीजिए ना, स्पीच दीजिए ना, डिबेट में बताया करिए। आपको डिबेट में आना ही नहीं आता, एक्चुअली डिबेट सुनने का भी नहीं होता। आप सुनना नहीं चाहते, बोलना सरकार ने एक दशक के कार्यकाल में कुछ और उपलब्धियां मुख्यमंत्री आपको भी थोड़ा सा आपसे अनुरोध करूंगा जी, एक करके बोलिए। देखिए, इस तरह से किसी की बात भी हमारा देश नहीं सुन पाता है। यहाँ पर आप एक प्रतिष्ठित चैनल में बैठे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि जो जनता है, जो पीआरडी के जवान भी आज ये डिबेट देखेंगे, उनको कम से कम एक आश्वासन ही मिले। क्योंकि सीमा जी लगातार कह रही हैं कि आचार संहिता से पहले उनका काम हो जाएगा। तो चलिए, एक रात की खबर है, देखेंगे हम कितना काम होता है। किशन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किशन जी, आप सभी पार्टियों को सुन रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार यहाँ पर आज अपना जो भाग्य है वो आजमा रही है, हम कह सकते हैं 22 में। सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि हम आपका जो समस्या है उसको निवारण करेंगे। और साथ ही साथ सीमा जी ने यह तक कह दिया है कि चुनाव आचार संहिता से पहले ही, चुनाव से पहले ही आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो क्या अभी भी जो पीआरडी के जवान हैं उनका धरना जारी रहेगा? क्या अभी भी वो धरने स्थल पर बैठे रहेंगे? क्योंकि अब आश्वासन यहां से मिल रहा है। बिल्कुल, हमारा धरना अभी भी जारी रहेगा और हम कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे। वो इसलिए कि जिन लोगों ने, जिन माताओं बहनों ने या भाइयों ने, जिन जवानों ने 1 महीना ये गंदी नाली पर काटा है, अब आज वो घर अगर जाएंगे तो किस स्थिति में जाएंगे, आप समझ सकते हैं इस चीज को। दूसरे में अभी ये सीमा दीदी जी जो बोल रही थी कि अवगत करवाएं मुख्यमंत्री जी को, तो शायद मैं तीन बार मैं ज्ञापन दे चुका हूं और 3 बार मैं सचिवालय में ज्ञापन दे चुका हूं और 3 बार मैं मिल चुका हूं। लेकिन अभी तक इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए था कायदे से। लेकिन अब उनकी ओर से देखा जाए तो हमारी पीड़ा और दर्द। किशन जी, अब उनकी ओर से पूरा आश्वासन दिया गया है कि आचार संहिता से पहले ही वो जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे और जो जियो पास होना है वो भी पास है। लेकिन आश्वासन है तो क्या हमें नहीं पास होगा, लेकिन जब तक आचार संहिता नहीं लगती, क्या हम लोगों को तब तक बैठना ही पड़ेगा क्या रोड पर? बिल्कुल। अब रोड माना हम लोग अगर उठ भी गए तो मैं तो समझता नहीं हूं कि पता नहीं कल के दिन हमारा जियो लागू होता है या नहीं होता है। बिल्कुल, यानी विश्वास नहीं है आपको? मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। बताइए। हमें बहुत दर्द हो गया है। हम बहुत ठंडे में, मतलब आप समझ सकते हो कि आजकल इतने ठंडे में हम लोग एक रोड पर सोए हैं
लेकिन हमें देखने तक नहीं आते कोई व्यक्ति, तो कितना दर्द होगा हमारे दिल में। और हमारे बहनों से जरा पूछिए आप लोग एक बार कि कितना दर्द है उनके दिल में। क्या हम लोगों ने कभी सरकार का साथ नहीं दिया है? क्या हमने कोविड जैसी महामारी में ड्यूटी नहीं दी है? क्या हमने कोई ट्रैफिक ड्यूटी नहीं की है? क्या हमने कोई थाने चौकियों की ड्यूटी नहीं की है? क्या हमने कोई राजस्व विभाग की ड्यूटी नहीं की है? मैं आपको बता दूं, एग्जाम ड्यूटी नहीं की है। तमाम ड्यूटियों में हम सरकार का साथ देते हैं, तमाम ड्यूटियों में हम पुलिस का साथ देते हैं, लेकिन हम किसी भी ड्यूटी में कभी भी कहीं पीछे नहीं रहते हैं। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा जब महाकुंभ चल रहा था हरिद्वार में, तो सब लोग जब घर के अंदर छिप रहे थे तब हमारे पीआरडी के जवान पर घाट पर आपको मिले होंगे, पर चौराही पर आपने हमारे जवानों को देखा होगा, पर थाने चौकियों में हमारे जवानों को देखा होगा। क्या हम लोगों का जीवन नहीं है? क्या हम लोगों के कोई बच्चे नहीं है? क्या हम लोगों का परिवार नहीं है? हमारे बच्चे और परिवार भी हमारे बहुत, भाई जैसे आप लोगों के वैसे ही हम लोगों का भी है, लेकिन हमने अपने परिवार की और अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमने अपने सरकार के साथ अपनी ड्यूटियों को बहुत भली भांति ढंग से निभाया है। लेकिन फिर भी सरकार हम लोगों के लिए पता नहीं क्यों कतरा रही है। जी किशुन जी, हमने देखिए पीआरडी जवानों की आवाज उठाई है। सरकार को भी लगाना नहीं चाहिए था कायदे से। बिल्कुल गलती है। अगर चुनावी साल में घोषणाओं की सौगात दी जाती है तो कहीं ना कहीं उन सौगातों पर शासनादेश भी उन घोषणाओं को लाना चाहिए, जियो भी उनका पास कराना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पीआरडी के जवानों का भला होगा और आखिर जवाब देगी सरकार कि जवान कब तक रहेगा लाचार। यही उम्मीद करते हैं कि सीमा बोरा जी ने जैसा कहा है कि आचार संहिता से पहले उनके जो मांगे हैं, जो उनका जियो है वो पास हो जाएगा। और आज की इस चर्चा में बस इतना ही। हम हमारा हक मांगते हैं में आज बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।